नमस्कार साथियों, पिछली चर्चा में हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को विस्तार से और बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में इसको समझने का प्रयास किया था। आज हम इस चर्चा में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में। बाद में इनको आपस में जोड़कर विस्तार से समझेंगे भी, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट यानी बिंदुओं को शुरू करने से पहले मैं आपको एक संक्षिप्त सारांश ब्रिटिश कालीन शिक्षा का देना चाहता हूँ। इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका आप ब्रिटिश कालीन शिक्षा के किसी भी प्रश्न के आखिर में सारांश के तौर पर, है ना, लिख सकते हैं, या ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हैं। इससे आप अपने प्रश्न को यानी अपने उत्तर को और अच्छा तथा मीनिंगफुल दिखा सकते हैं। तो चलिए पहले सारांश की बात करते हैं। सारांश कुछ इस प्रकार है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो था, भारत में आर्थिक शोषण करना था, है ना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। इसलिए उन्होंने लंबे समय तक भारत की परंपरागत सांस्कृतिक और सामाजिक पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं किया, है ना, कोई विरोध उत्पन्न नहीं किया। यूरोपियों के आगमन के समय भारत शिक्षा की दृष्टि से अनेक औपनिवेशिक देशों से आगे था। कुछ साहसी और परोपकारी अंग्रेज अधिकारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु काफ़ी प्रयास किए, ठीक है, और कुछ भारतीय समाज सेवकों के सहयोग से अनेक स्कूल और कॉलेज भी खोले गए उस समय, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था पर आधारित परंपरागत शिक्षा प्रणाली ने धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का रूप ले लिया। परंतु शिक्षा का वास्तविक विकास हुआ था कब? जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, उसके बाद ही हो पाया था, ठीक है। तो ये था सारांश, है ना, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का। इसको आप किसी भी प्रश्न के, ब्रिटिश कालीन प्रश्न के जो संबंधित प्रश्न है उसके अंत में लिख सकते हैं एज अ निष्कर्ष के तौर पर, ठीक। किसी दूसरी कक्षा में, किसी दूसरी चर्चा में हम ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक अध्ययन भी करेंगे, विस्तार से इसका पूरा अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वापस आते हैं। हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा, इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पहला बिंदु कहता है कि डच कंपनियों ने सबसे पहले भारत में शैक्षिक प्रयास किए। तो सबसे पहले ब्रिटिश कालीन समय में भारत में शैक्षिक प्रयास किसने किए? तो डच कंपनियों ने सबसे पहले भारत में शैक्षिक प्रयास किए, ठीक है। दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु, विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्सन मैन को श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत के बंगाल प्रांत में शिक्षा के नाम पर जमकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। बाद में इनको लॉर्ड मिंटो ने बंद करा दिया था, है ना, ऐसा करना बंद करवा दिया था। तो श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्सन मैन को श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार तथा भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है, जिसने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने का एक पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया था। तो ये था पंचसूत्री कार्यक्रम। इस प्रकार भारत में विद्यालयों की स्थापना करना पहला उसका था। फिर दूसरा पंचसूत्री कार्यक्रम था अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। तीसरा अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दी जाए। चौथा अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। और पांचवा था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये थे पंचसूत्रीय कार्यक्रम जिसको चार्ल्स ग्रांट ने दिया था, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का जनक भी चार्ल्स ग्रांट को ही माना जाता है, ठीक। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, चौथे बिंदु की, यानी 1813 के आज्ञापत्र की। 1813 के आज्ञापत्र में क्या क्या बातें लिखी हुई थीं उनको देखते हैं। पहली बात थी कि भारत में यूरोप की किसी भी ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने की छूट होगी। मतलब अगर कोई भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसको पूरी खुली छूट होगी भारत जाने की और अपने ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने की, ठीक है। दूसरी बात लिखी हुई थी, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन एवं भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन करना। ये 1813 की धारा 43 में लिखा हुआ था, है ना, कि विद्वानों के प्रोत्साहन एवं भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन करना, जिससे उस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिल सके, ठीक है, आगे उस क्षेत्र में उन्नति हो सके, इसके लिए।
यहाँ पर एक बात ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि क्यों 1813 का आज्ञापत्र इतना मायने रखता है ना, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्रिटिशकालीन शिक्षा में 1813 का आज्ञापत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो उधर चार्ल्स ग्रांट लगा हुआ था अपनी बात को मनवाने के लिए, है ना, वो उसने अपने पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किए थे, तो उसको एक बड़ी सफलता उसके हाथ लगी कि भारत में सिर्फ इंग्लैंड की ही नहीं बल्कि यूरोप की ऐसी कोई भी कंपनी जो धर्म प्रचार के लिए भारत जाना चाहती है, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट के जो 5वां पंचसूत्री कार्यक्रम था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना, इससे ही जुड़ा हुआ था, इसलिए धर्म प्रचार प्रसार के लिए कोई भी जा सकता था भारत, उसको कोई रोक टोक नहीं थी, है ना, धर्म प्रचार करने की पूरी तरीके से छूट थी। ये पहली सफलता ग्रांट के हाथों लगी थी। ठीक है, दूसरी धारा 43 की वजह से हम बात कर रहे हैं 1813 आज्ञापत्र क्यों मायने रखता है। इसकी दूसरी बात धारा 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 की वजह से, क्योंकि यही झगड़े की जड़ बना और यहीं से पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। धारा 43 में लिखे 2 शब्दों का अर्थ स्पष्ट ना होने के कारण, है ना, ये पाश्चात्य विवाद का जो था झगड़ा आरंभ हुआ था, लोग झगड़ने लगे थे। किस लिए? देखो, एक शब्द था भारतीय विद्वान और दूसरा था भारतीय साहित्य, क्योंकि इन दोनों में 1 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन होना था। इसलिए देखो, मुस्लिम स्वयं को मानते थे कि हम विद्वान हैं और हमारा साहित्य, इसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। हिंदू सोच रहे थे स्वयं को या अपने साहित्य को, ठीक है, कि हमको मिलेंगे, हमारे साहित्य के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। और कुछ जो नई अंग्रेजी सीख कर आए थे वो राजा महाराजा को मान रहे थे कि इनको मिल जाएगा। तो ये तीनों आपस में झगड़ रहे थे। यह झगड़ा लगातार बढ़ता ही गया। आगे देखते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, पॉइंट नंबर 5। 1813 की धारा 43 में भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य का अर्थ स्पष्ट न होने के कारण प्रसिद्ध प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि जो थी का आवंटन होना था, ठीक है, भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य के बीच में। ठीक, तो प्राच्यवादी कौन थे? प्राच्यवादी विचारधारा में प्रिंसिप विल्सन एवं लॉर्ड मिंटो जैसे लोग थे, जो यह धनराशि भारतीय साहित्य अर्थात अरबी और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए खर्च करना चाहते थे। ठीक है, प्राच्यवादी जो थे, प्राच्यवादी विचारधारा में जो प्रिंसिप विल्सन थे और लॉर्ड मिंटो जैसे लोग थे, ये जो थे, ये धनराशि जो थी 1 लाख रुपए की, ये अरबी भाषा और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए खर्च करना चाहते थे। लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे वो क्या करना चाहते थे? पाश्चात्यवादी इस दल में जो थे लॉर्ड मैकाले थे, राजा राम मोहन राय थे, है ना, ये लोग धनराशि को भारत में पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान अथवा साहित्य की शिक्षा पर खर्च करना चाहते थे। पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान का मतलब होता है विदेशी ज्ञान, है ना, विदेशी साइंस, है ना, ये विदेशी ज्ञान, विज्ञान और विदेशी साहित्य, इस पर ये जो है खर्च करना चाहते थे वो 1 लाख रुपए का। ठीक, तो दोनों लोग आपस में, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी जो थे आपस में झगड़ रहे थे। ये झगड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में। पॉइंट नंबर 6 यानी बिंदु नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या है? 1833 का आज्ञापत्र। शिक्षा की धनराशि जब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। 1833 का आज्ञापत्र आया तो उसमें शिक्षा की धनराशि, जो आवंटन की धनराशि थी, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। ठीक, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में एक कानूनी सदस्य भी जोड़ा गया, क्योंकि ज़रूरत थी। देखो, उस समय भारत में अनेकों कानूनी झगड़े चल रहे थे। ब्रिटिश कालीन समय में अनेकों कानूनी झगड़े चल रहे थे और एक गवर्नर जनरल था, वो प्रशासन का अधिकारी होता है, उसको ज़्यादा ला यानी कानून का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। इसलिए उसको ऐसा लगा कि इतने झगड़े हो रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा गवर्नर जनरल के पास सदस्य होना चाहिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में ऐसा सदस्य होना चाहिए जो उसे अनेक मुद्दों पर सलाह दे सके, कानूनी झगड़े, है ना, कानूनी मुद्दों पर सलाह दे सके। इसलिए उसमें एक लॉ मेंबर भी जुड़ गया। वह सदस्य कोई और नहीं था, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 1813 में कानूनी व्यक्ति नियुक्त होने के बाद समुद्री रास्ते से दौड़ते हुए लॉर्ड मैकाले भारत आया। मजाक कर रहा हूँ, समुद्री रास्ते जहाज़ से आया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में मायने रखते हैं। पहला था 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी।
कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 में। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु, 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। बात करते हैं तीसरे बिंदु की। 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ठीक है। 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना 1823 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष विल्सन महोदय ने थे। विल्सन महोदय थे, इन्होंने ही जन शिक्षा समिति की स्थापना भी की थी। ठीक है। तो ये थे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु। कल हम इसको विस्तार से आपस में जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।